क्या डिविडेंड बढ़ाना उनके और उनके शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में है या नहीं। अगर एक कंपनी में मिलियंस ऑफ स्टॉक होल्डर्स एक लोअर इनकम ब्रैकेट को बिलोंग करते हैं, यदि वो इन्वेस्टर हर साल अपनी सेविंग्स का कुछ परसेंटेज कंपनी के लिए अलग करके रख रहे हैं, तो इस XYZ कॉर्पोरेशन को ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अपना डिविडेंड बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना कुछ सालों बाद वो अपने लॉयल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खो देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़े स्टॉक होल्डर्स को भी हो सकता है इस बढ़े हुए डिविडेंड से फायदा हो जाए, खासकर तब जब उन्हें एडिशनल फंड्स की जरूरत हो। आशा करते हैं आपको इस एग्जाम्पल से डिविडेंड की पिक्चर जो है वो क्लियर हुई होगी और आप समझ पाए होंगे कि आखिर क्यों डिविडेंड बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक कारण और भी है कि क्यों डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो ये है कि एक इन्वेस्टर जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखता है, जो उसे कंपनी के डिविडेंड रेट से क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी डिविडेंड से अच्छा रिटर्न चाहता है तो उसको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड को इतना कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। अब इस बुक समरी में हम आपको लेखक के द्वारा बताई गई डिविडेंड की अल्टीमेट असलियत बताएंगे। ये अक्सर देखा गया है कि जो इन्वेस्टर डिविडेंड पर ज्यादा ध्यान देके इन्वेस्ट नहीं करते, वही अक्सर डिविडेंड से ज्यादा कमा पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? इसका कारण ये है कि बेस्ट डिविडेंड रिटर्न किसी भी इन्वेस्टर को 5 से 10 साल के बाद या बीच में ही मिलता है। वो भी इन स्टॉक्स से मिलता है जो लो यील्ड स्टॉक्स में गिने जाते हैं। डिविडेंड्स में ऐसे लो यील्ड स्टॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाई यील्ड स्टॉक्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए आज भी कोई वाइज इन्वेस्टर लो यील्ड स्टॉक्स को भी उतनी ही क्वांटिटी में खरीदता है जितना हाई यील्ड स्टॉक्स को। इस बुक समरी के अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जिसको आपको या किसी इन्वेस्टर को कभी नहीं करनी चाहिए। 10 थिंग्स टू अवॉइड। इस अध्याय में हम आपसे शेयर करेंगे कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जिसे हर इन्वेस्टर को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला रूल यह है कि इन्वेस्टर को कभी भी प्रमोशनल कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि प्रमोशनल कंपनीज का क्या मतलब है। आज के युग में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो जस्ट स्टार्ट हुई हैं या कोई ऐसे प्रोडक्ट पर वर्क कर रही हैं जो हो सकता है फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल हो जाए। जब आप ऐसी कंपनीज के बारे में सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि इन पर अर्ली इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन हर नई कंपनी जरूरी नहीं है कि टेस्ला या फेसबुक की तरह तुरंत सक्सेसफुल हो जाए। बहुत सी ऐसी कंपनीज कुछ चंद सालों में ही बंद हो जाती हैं और कई तो अपने प्रोडक्ट भी पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाती हैं। इस बुक के लेखक के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर को तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब एक कंपनी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हो, और यदि वो ज्यादा रिस्क लेकर नई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मिनिमम से 3 साल से कंसिस्टेंट ऑपरेशन में हो और साथ ही प्रॉफिटेबल हो। वहीं पर कोई ऐसी कंपनी है जो अभी भी प्रमोशनल स्टेज में है, यानी केवल ब्लूप्रिंट और प्लान्स ही इन्वेस्टर के सामने रखे जा रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस प्लान से इन्वेस्टर को तुरंत हाथ जोड़ लेने चाहिए। ऐसी कंपनीज हो सकता है आपको सुनने में बहुत अच्छे लगें, लेकिन असलियत में ये कड़वा सच है कि ऐसी कंपनीज सिर्फ बातें करने के काबिल होती हैं, जिस कारण जो इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज की मीठी बातों में आकर इन्वेस्ट कर देता है तो ये गारंटीड है कि इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट पर भारी लॉस का सामना करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि उसे एक अच्छे स्टॉक को केवल ओवर द काउंटर होने के कारण नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक लिस्टेड होते हैं जो रेगुलरली ट्रेड होते हैं और कुछ स्टॉक्स अनलिस्टेड होते हैं जो अब डेली बेसिस पर ट्रेड नहीं होते हैं, जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट की भाषा में ओवर द काउंटर स्टॉक्स भी कहते हैं। ओवर द काउंटर और एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि उल्टा ओवर द काउंटर स्टॉक्स इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए बेस्ट स्टॉक माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके स्टॉक्स ज्यादा लिक्विड होते हैं। कई बार ये लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक से भी ज्यादा लिक्विड होते हैं। यही कारण है कि स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज अपने स्टॉक को स्मॉल एक्सचेंज में रखने की जगह ओवर द काउंटर पर रखती हैं, जैसे वो जब बिग बोर्ड या न्यूयॉर्क एक्सचेंज लिस्ट में शामिल हों तो उनकी कंपनी को ट्रांजिशन फेज से ना गुजरना पड़े। इस पूरे पॉइंट का मतलब यही है कि ओवर द काउंटर स्टॉक्स में आपने करेक्ट ब्रोकर चुना है और सही सिक्योरिटी चुनी है। यदि ये दोनों सही नहीं हुए
तो आपको इन स्टॉक्स में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पर यदि ये दोनों सही हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये स्टॉक ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं, ना कि रेगुलर स्टॉक की तरह एक्सचेंज फ्लोर पर। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जो आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय नहीं करना चाहिए। वो ये है कि आपको किसी कंपनी का स्टॉक केवल उसके एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर नहीं खरीद लेना चाहिए। अब आप ये कह रहे होंगे कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इन्वेस्टर केवल एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर स्टॉक खरीदता हो, लेकिन आप क्या कोई भी इन्वेस्टर ये रियलाइज करेगा कि उसने अपने स्टॉक्स कितनी बार केवल किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ के खरीदे हैं? ऐसा करने से इन्वेस्टर अपने साथ एक भयंकर गलती कर रहा है। वो ये है कि वो एक रिपोर्ट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, जबकि कई कंपनीज में तो ये एनुअल रिपोर्ट डबल चेक तो क्या, कंपनी के प्रेसिडेंट से भी कभी वेरीफाई नहीं की जाती है। ये बस इसलिए बनाई जाती है जिससे कि अनसस्पेक्टिंग इंसान या इन्वेस्टर को कंपनी की एक रोजी इमेज दिखाकर इन्वेस्टमेंट लिया जा सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बड़े कंपनीज अपने प्रोडक्ट के अच्छे एडवर्टीजमेंट कर उन्हें बेचती हैं। इसलिए लेखक हर इन्वेस्टर को ये सलाह देना चाहेंगे कि वो केवल एनुअल रिपोर्ट ना देखें, बल्कि कंपनी के पूरा 15 पॉइंट्स एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अब हम आपके साथ फोर्थ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे, जो कि थोड़ा ट्रिकी है। इस पॉइंट में लेखक इन्वेस्टर को यह बताना चाहेंगे कि एक स्टॉक हो सकता है अभी हाई प्राइस पर बिक रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में उस स्टॉक की अर्निंग डिस्काउंटेड प्राइस में ना बिके। इसका अर्थ नहीं समझ पाए ना? चलिए इसको सरल भाषा में समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए एक XYZ नामक कॉरपोरेशन है। अभी कुछ सालों में इस कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कंपनी के स्टॉक्स के प्राइस 5 सालों में 2 गुने हो जाएंगे। अब ये देखते हुए कुछ बुद्धिमान इन्वेस्टर्स ये अनुमान लगा लेंगे कि अगर XYZ अपने करंट स्टॉक्स के प्राइस से 2 गुनी दाम में बेच रही है, तो इस कंपनी के स्टॉक्स ओवर प्राइस्ड हैं। इसके पीछे की रीजनिंग ये होती है कि इस कंपनी को 5 साल लगेंगे अपनी अर्निंग डबल करने में, तो उस हिसाब से स्टॉक्स ओवर प्राइस्ड है। ये रीजनिंग कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत तब हो जाती है जब एक इन्वेस्टर इस चीज को समझ पाता है कि 5 साल बाद उस कंपनी के प्रोडक्ट सेम प्राइस अर्निंग रेशो पर नहीं बिक रहे होंगे। ये अक्सर देखा गया है कि जो इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स पहले खरीद लेता है उसको फ्यूचर में चलकर प्रॉफिट होता ही होता है, लेकिन वहीं कोई दूसरी XYZ जैसी ही कंपनी अपने स्टॉक्स अभी डिस्काउंटेड प्राइस में बेच रही है और साथ ही अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करने में बिजी है। ऐसे में इसके बहुत चांसेस हैं जब उस कंपनी को और लिक्विड फंड्स की जरूरत होगी तो वो अपने स्टॉक्स को और डिस्काउंटेड प्राइस में बेचने को तैयार हो जाएगी। ऐसी कंपनीज न्यू इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी लगती है, पर एक वाइज इन्वेस्टर जानता है कि ऐसी कंपनीज बिल्कुल भी अपने इन्वेस्टर्स की केयर नहीं करती हैं। इस पॉइंट के एंड के साथ हम बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट के ऊपर। वो ये है कि एक इन्वेस्टर को कभी 4 आने और 8 आने के लिए एक ब्राइट फ्यूचर वाले स्टॉक को लात नहीं मारनी चाहिए। इसको समझाने के लिए लेखक ने एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर किया है। लेखक के एक दोस्त ने एक स्टॉक को केवल इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो उस स्टॉक को $35 में खरीदना चाहते थे और वो स्टॉक उस समय 35 और $25 पर बिक रहा था। केवल 1 क्वार्टर के कारण लेखक के दोस्त ने ये स्टॉक नहीं खरीदा। अब आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि आज उस स्टॉक की कीमत $500 से भी ज्यादा है। इसलिए एक इन्वेस्टर को हमेशा इन्वेस्ट करते समय लॉन्ग रन का सोचना चाहिए और किसी अच्छे स्टॉक को रेट में मामूली से डिफरेंस के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अब इन 5 पॉइंट के अलावा 5 और ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। 6th पॉइंट जो एक इन्वेस्टर को हमेशा सोचना चाहिए वो ये है कि एक इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं मार्केट में जो आज भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से पहले 10 बार सोचते हैं। कई इन्वेस्टर्स सिर्फ अपने कंफर्ट जोन वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं, पर यह प्रैक्टिस में लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टर के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकती है। अगर एक इन्वेस्टर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जैसी कंपनी में करता है और किसी कारणवश वो सेक्टर एफिलिएट हो जाए तो उस इन्वेस्टर के पास कोई बैकअप प्लान नहीं बचेगा। इसी कारण स्टॉक मार्केट में जनरली हर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आमतौर पर जो इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाई करता है उसे एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं माना जाता है।
ये इसलिए होता है क्योंकि इस टाइप के इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टेड कंपनीज पर ज्यादा नजर नहीं रख पाते हैं, जिससे उसकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी उसी पर भारी पड़ जाती है। पूरे में इस पॉइंट का मतलब ये है कि एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट सेट करके, तभी वो अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएगा। अब हम आपसे 7 पॉइंट शेयर करते हैं। 7 पॉइंट आज की स्थिति को देखते हुए आपके और किसी भी इन्वेस्टर के लिए काफी रिलेटेबल होगा। वो ये है कि एक इन्वेस्टर को वॉर की डर की वजह से स्टॉक्स खरीदने से डरना नहीं चाहिए। इसका कारण ये है कि कॉमन स्टॉक्स उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का होता है जिनकी इमेजिनेशन अच्छी होती है, और आम व्यक्ति की इमेजिनेशन मॉडर्न वॉर का नाम सुनकर सबसे ज्यादा ट्रिगर होती है। वॉर का नाम सुनते ही व्यक्ति घबरा या डर जाता है। वो अपने और अपनी परिवार की सेफ्टी के बारे में सोचकर इतना घबरा जाता है कि वो इकोनॉमिकल फैक्टर को भी ठीक से जज नहीं कर पाता है। हर वॉर में स्टॉक मार्केट में एक ही चीज होती है, सारे स्टॉक्स के दाम एकदम से गिर जाते हैं और पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। इस समय लोग गलती ये करते हैं कि वो वॉर के डर में अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, पर वो ये नजरअंदाज कर देते हैं कि जो स्टॉक आज उन्होंने जिस रेट में बेचा है, अगर वो वही स्टॉक कुछ साल बाद बेचते तो उनको ज्यादा रिटर्न मिलता। इस फिनोमिना का कारण है वॉर के बाद आने वाला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आने का कारण ये होता है कि जब कोई सरकार वॉर में अपनी कंट्री की कैपेसिटी से ज्यादा खर्च करती है, तब उस कंट्री को अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं। इसका कारण ये होता है कि कंट्री की ओवर स्पेंडिंग की वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाती है। इसलिए वॉर के समय में भी एक इन्वेस्टर को सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट को संभालना चाहिए और बेचने से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को सेफली स्टॉक मार्केट में लगे रहने देना चाहिए। इस पॉइंट के अलावा 8th पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए, वो है कि एक इन्वेस्टर को किसी नई चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कंपनीज कई बार अपने अनरियलिस्टिक प्रेडिक्शन करती हैं, जिससे नए और कई बार एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी आपसे ये वादा करती है कि वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स ज्यादा रिटर्न देगी, तो जो डेस्परेट इन्वेस्टर होगा वो इससे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जिससे उसका इन्वेस्टमेंट भी इन्फ्लुएंस होगा। और मोस्टली यही कारण होता है कि क्यों लोग इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लॉस का सामना करते हैं। इन्वेस्टमेंट के समय भी आपको अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी चाहिए, ना कि कंपनी की बातों में आकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेनी चाहिए। इस चेतावनी के बाद 9th पॉइंट जिसको एक इन्वेस्टर को कंसिडर करना चाहिए, वो ये है कि ग्रोथ स्टॉक खरीदने से पहले समय और प्राइस दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसके ग्रोथ स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न्स शो कर रहे हैं, पर आप सोच विचार में देर कर देते हैं और आप वो ग्रोथ स्टॉक एक हायर प्राइस पर खरीद लेते हैं, जिस कारण आपको उसमें वो रिटर्न नहीं मिलता जिसकी आप उम्मीद करके बैठे थे। वरना दूसरे सिनेरियो में आपकी टाइमिंग तो परफेक्ट थी, लेकिन उस समय स्टॉक्स ओवर प्राइस चल रहे थे, जिस कारण आपको अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल करने में ज्यादा समय लग गया, जिससे आपका एक इन्वेस्टमेंट में कई दिनों तक पैसा फंसा रहा, जो कि इस बीच और स्टॉक्स खरीदने में यूज हो सकता था। इसी कारण से ग्रोथ स्टॉक्स खरीदते समय आपको समय और प्राइस दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। इसी पॉइंट के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर। आखिरी पॉइंट है कि एक इन्वेस्टर को भीड़ के साथ नहीं चलना चाहिए। ये पॉइंट परफेक्टली फिट बैठता है आज की जनरेशन के इन्वेस्टर्स के ऊपर, जो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें सब कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक बड़ा और इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर बनना है, तो आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा और भीड़ से हटकर इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी रखनी होगी। नहीं तो जिंदगी भर आप भी एक छोटे इन्वेस्टर बन के रह जाएंगे। अगर आपको भीड़ से हटकर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको सिचुएशन को अलग तरीके से एनालाइज करना सीखना होगा। आपको ये सीखना होगा कि कब स्टॉक के प्राइस में उछाल आने वाला है। साथ ही ये भी जानना होगा कि कब स्टॉक्स के प्राइस में गिरावट आएगी। साथ ही ये भी जानना है कि कब इन्वेस्टमेंट करना है और कब नहीं। जिस दिन आप या कोई भी इन्वेस्टर ये करना सीख जाएगा, तब जाकर वो भेड़ चाल से हटकर इन्वेस्ट करने के लायक बन पाएगा। तो इस आखिरी ग्रोथ स्टॉक्स कैसे ढूंढें, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स एंड अदर राइटिंग्स, जो कि फिलिप ए फिशर द्वारा लिखी गई है, पर बेस्ड इस समरी में अब हम आपसे ये शेयर करेंगे कि कैसे आप या कोई भी इन्वेस्टर एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक ढूंढ सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने में इन्वेस्टर को यह महसूस होता है कि बहुत समय लग रहा है, साथ ही बहुत से स्किल्स और अलर्टनेस भी चाहिए होती है।
तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है, पर उससे उसी का फायदा होता है। ऐसे ही फायदे सिर्फ उसी को नहीं बल्कि बड़े इन्वेस्टर्स का भी काम आसान कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये काम जल्दी या आसानी से हो जाए। तो मैं आपका ये वहम क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है। बस ये एक इन्वेस्टर पर निर्भर करता है कि वो अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज के अनुसार वो कितना टाइम एक इन्वेस्टमेंट पर खर्च करना चाहता है। पर आपका और किसी भी इन्वेस्टर का काम थोड़ा आसान करने के लिए लेखक ने कुछ तरीके आउटलाइन किए हैं, जिनका इस्तेमाल करके एक इन्वेस्टर अपना काम काफी आसान कर सकता है। जो आउटलाइन हम इस अध्याय में डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2 स्टेजेस में बटी हुई है, जिसमें क्वालिटी ऑफ डिसीजन फाइनल फाइनेंशियल आउटकम पर बड़ा असर डालने के काबिल होगी। इस आउटलाइन का पहला स्टेज वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर इन्वेस्टर के सामने खड़ा होता है जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा होता है। ये सवाल है कि क्या मुझे स्टॉक अभी खरीदना चाहिए या नहीं। अब ये डिसीजन किसी भी इन्वेस्टर की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि इस डिसीजन से ही ये चीज तय होती है कि उसका इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में 10 साल बाद जाकर 10 टाइम्स बढ़ेगा या केवल 2 गुना ही बढ़ेगा। ये सबको इसलिए परेशान करता है क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में चॉइसेस बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक इन्वेस्टर के लिए ये तय करना मुश्किल होता है कि उसे किस टाइप का स्टॉक खरीदना चाहिए। क्या उसे कॉमन स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्या उसे सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए, या फिर उसे ग्रोथ स्टॉक्स खरीदने चाहिए। पर आप कभी भी स्टॉक खरीदने के लिए कंप्लीटली श्योर नहीं हो सकते, खासकर तब तक जब तक आप पूरी रिसर्च ना कर लें। अब आप ऐसा स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा रिसर्च भी ना करनी पड़े और आप समय भी बचा सकें। ये करने के लिए आपको अपने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में ही करना होगा, या फिर ऐसी कंपनीज पर जिनको फाइनेंस बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज कर रही हो। इन्वेस्टर के पास यही एकमात्र गारंटी होती है कि ये कंपनी कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाएगी। इसका कारण यह है कि बड़ी कंपनीज ढेर सारा पैसा लगाकर अपने आप को और अपने अंडर छोटी कंपनीज को सक्सेसफुल बना लेती हैं। दूसरी तरफ नई कंपनीज ये करने में असफल रहती हैं क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो उतना पैसा लगाकर अपनी कंपनी सक्सेसफुल बना पाएं। इसके अलावा दूसरा मेथड जो हर इन्वेस्टर को इस्तेमाल करना चाहिए स्टॉक ढूंढने के लिए वो ये है कि उसे कंपनी की पहले प्रॉपर रिसर्च कर लेनी चाहिए। एक अच्छी रिसर्च ही एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है। अगर इसमें इन्वेस्टर को टाइम बचाना है तो इसके कई तरीके हैं। पहला तो यह है कि वो इन्वेस्टर अपने लिए फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर सकता है जो उसके लिए पहले ही रिसर्च करके रखे, जिससे इन्वेस्टर तुरंत अपने पैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के काबिल बन सके। लेकिन इतना ब्लाइंड ट्रस्ट भी डेंजरस साबित हो सकता है। इस कारण एक इन्वेस्टर को उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें इन्वेस्टर की भी एक्सपर्टीज हो। इससे ये फायदा होता है कि वो सोच समझ सकता है कि कब कंपनी गलत दिशा में जा रही है और कब उसकी इन्वेस्टमेंट खतरे में आ सकती है। इसके साथ ही एक इन्वेस्टर को ग्रोथ स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको अनबिलीवेबल प्रॉफिट्स देने के कैपेबिलिटी रखते हैं। हो सकता है जो आप आज स्टॉक $10,000 का खरीदें वो आगे चलकर 10 साल बाद 40 से $150,000 का बिके। ऐसे रिटर्न्स के चांसेस केवल ग्रोथ स्टॉक्स में हैं। जिस कारण लेखक फिलिप फिशर हर इन्वेस्टर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करें। साथ ही इन्वेस्ट करने से पहले इन 2 बातों का ध्यान रखें क्योंकि ऐसे स्टॉक्स कड़ी मेहनत के बिना मिलना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स स्लीप वेल। अब हम लोग बुक समरी के दूसरे भाग में पहुंच चुके हैं। एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि किसी भी बिजनेस का सक्सेस 2 I और 2 H पर डिपेंड करता है। 2 I मतलब इंटीग्रिटी और इंजेन्युइटी, एक H मतलब हार्डवर्क। इस भाग में हम आपसे शेयर करेंगे कि आखिर लेखक का ये मानना क्यों है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स चैन से सो पाते हैं। चैन या अच्छी नींद एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी फिक्स्ड क्वांटिटी में तोल या नाप तो नहीं सकते, लेकिन आज के स्टॉक मार्केट के दौर में अब 2 तरह के इन्वेस्टर्स बन चुके हैं। एक जो कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और एक जो कन्वेंशनल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको समझने के लिए एक डेफिनेशन नहीं बल्कि 2 डेफिनेशन लगेंगी। पहली डेफिनेशन की माने तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टर की परचेजिंग पावर को मिनिमम रिस्क पर मेंटेन करती है। वहीं दूसरी डेफिनेशन के अनुसार एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करना एक पूरा प्रोसीजर है जिसको आगे ध्यान से नहीं किया गया तो ये इन्वेस्टमेंट मेंटेन नहीं होगा।
इसीलिए एक सक्सेसफुल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक नहीं बल्कि 2 चीजों की आवश्यकता है। लेखक का कहना है कि अगर ये दोनों कंडीशंस मौजूद नहीं है तो आप उसको कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। फिर वो केवल लकी या अनलकी या फिर कन्वेंशनल कहला सकता है, लेकिन कंजर्वेटिव तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये 2 कंडीशंस हैं, या तो आप खुद एक अच्छे इन्वेस्टर हों या फिर आप किसी अच्छे इन्वेस्टर की रिकमेंडेशन पर ही इन्वेस्ट कर रहे हों। इसके अलावा एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको ये भी देखना होगा कि क्या एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए क्वालिफाई कर भी रही है या नहीं। यही समझाने के लिए बुक के इस भाग को लेखक ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसकी मदद से हम आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बताएंगे। पहला, कंजर्वेटिव स्टॉक इन्वेस्टमेंट की एनाटॉमी, मतलब पहली डेफिनेशन के मुताबिक बताया गया है। दूसरा, उन गलतियों को एनालाइज करता है जो फाइनेंशियल कम्युनिटी द्वारा की गई हैं। तीसरा सेक्शन बात करता है क्या स्टेप्स लेने चाहिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट कहलाने के लिए। चौथा बात करता है कि कॉमन स्टॉक्स पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। समरी के इस भाग को सुनने और समझने के बाद आप एक अच्छे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनने के काबिल बन जाएंगे। फर्स्ट डायमेंशन ऑफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट। कोई भी कॉर्पोरेशन जो एक बड़े साइज या टाइप की हो और वो अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए बनी हो तो जाहिर सी बात है कि वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो ये समझने के लिए कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या देखना चाहिए, हम इस अध्याय में आपसे शेयर करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स का कौन सा ऐसा एक डायमेंशन है जो किसी भी इन्वेस्टर को देखना चाहिए। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 सब डिवीजन में बांट देते हैं। इसमें पहला है लो कॉस्ट प्रोडक्शन। लो कॉस्ट प्रोडक्शन किसी भी कंजर्वेटिव कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट किसी भी कंपनी की हाई है तो ये तय है कि उनके प्रोडक्ट्स में मार्जिन कम होगा, जिस कारण उनका प्रॉफिट कम होगा। वहीं अगर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो है तो नेचुरली ऐसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, जिससे ऐसी कंपनी खुद भी इतनी फंडिंग इकट्ठा कर सकती है कि वो अपनी कंपनी को तेजी से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी कारण से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हमेशा ऐसी कंपनी की तलाश में रहता है जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, ताकि कंपनी को कभी भी फंडिंग की दिक्कत ना हो और ना ही वो बैंक से लोन लेकर भारी इंटरेस्ट के मायाजाल में फंसे। इस पॉइंट के अलावा दूसरे पॉइंट में किसी भी कंजर्वेटिव कंपनी की मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि किसी भी कंपनी की मार्केटिंग टीम को ये पता होना चाहिए कि उनके कस्टमर्स और पब्लिक की क्या डिमांड और इंटरेस्ट है, जिसको देखते हुए कंपनी को अपने प्रोडक्ट डिजाइन और सप्लाई करने चाहिए। जैसे जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने लगे तो लोग इकोनॉमिकल गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, जिस कारण कार मैन्युफैक्चरर्स पावरफुल गाड़ी बनाने की जगह इकोनॉमिकल गाड़ी बनाने पर फोकस करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ पब्लिक की डिमांड समझना ही काफी नहीं होता। कंपनी की मार्केटिंग टीम को अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हर ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना अगर आप अच्छा प्रोडक्ट ले भी आए और प्रॉपर मार्केटिंग ना हो तो आपका प्रोडक्ट कभी ज्यादा क्वांटिटी में बिक ही नहीं पाएगा। इसलिए एक अच्छी मार्केटिंग टीम होना बहुत जरूरी है, जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ मैनेजमेंट के साथ जुड़कर सप्लाई एंड डिमांड चेन भी मेंटेन रखे। तीसरा पॉइंट जो एक कंजर्वेटिव कंपनी का पार्ट होना चाहिए वो ये है कि ऐसी कंपनी की रिसर्च और टेक्निकल एफर्ट्स शानदार होनी चाहिए। पहले की बात और थी, जब कोई कंपनी अगर टेक्निकली अच्छी ना भी हो तो भी कंपनी चलती रहती थी। लेकिन आज के युग में जब सब कुछ इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, वहां किसी भी कंपनी का R&D डिपार्टमेंट बेस्ट इन क्लास होना चाहिए। आजकल हर चीज और हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। स्टाफ हायरिंग से लेकर प्रोडक्ट डिजाइनिंग सब टेक्नोलॉजी द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ न्यू प्रोडक्ट की रिसर्च भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से रोज नई कंपनीज न्यू प्रोडक्ट ला रही हैं, तो उसी तरह कंजर्वेटिव कंपनीज को भी न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करके मार्केट में लॉन्च करना पड़ता है। इसका ये कारण भी है कि कंपनी आज के युग में तभी रेलेवेंट रहती है जब वो लगातार मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहे। तो लगातार प्रोडक्ट डिजाइन और लॉन्च करना कंपनी को महंगा पड़ता है, जिसकी वो कॉस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा रिकवर कर सकते हैं। वो ह्यूमन स्टाफ को हटाकर उनकी जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम में ऑटोमेशन ला सकते हैं। इस पॉइंट के बाद हम आपसे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट शेयर करने जा रहे हैं, जो हर एक कंजर्वेटिव कंपनी के लिए जरूरी होता है, और वो है फाइनेंशियल स्किल्स। फाइनेंशियल स्किल्स हर चीज में काम आती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे मार्केटिंग हो। अगर कंपनी के मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्किल्स अच्छी नहीं है तो पूरी कंपनी बिखर जाएगी और डूब जाएगी।
वहीं अगर कंपनी की मैनेजमेंट को ये क्लियरली पता है कि वो पर प्रोडक्ट सारी ओवरहेड कॉस्ट यानी लेबर, बिजली और किराया निकालने के बाद कितना प्रॉफिट कमाते हैं, तो ऐसी कंपनीज अपने डिसीजन समझदारी से ले पाती हैं। इससे उनकी बजटिंग और अकाउंटिंग भी बहुत एक्यूरेट होती है, जिससे अगर मार्केट में हल्की से भी कम डिमांड या सप्लाई में डिफरेंस फील होता है तो उसी समय ऐसी कंपनी एक प्लान बना लेती हैं, जिससे उन्हें लॉस का सामना ना करना पड़े। इन 4 पॉइंट और फर्स्ट डायमेंशन के अलावा भी एक और चीज है जो कंजर्वेटिव कंपनी का भविष्य तय करती है। ये दूसरी चीज है लोग। द सेकंड डायमेंशन। इस अध्याय में हम जानेंगे कि पीपल फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है और ऐसे कौन से 3 एलिमेंट हैं जो एक कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा बनाती हैं। पीपल फैक्टर किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी कंपनी की इमेज पब्लिक के दिमाग में अच्छी नहीं है तो नेचुरल सी बात है उस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होने के बाद भी नहीं बिक पाएंगे। इसका कारण यह है कि लोगों का कंपनी और उसके मैनेजमेंट के बारे में क्या सोच है, ये बहुत मैटर करता है। साथ ही अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट में किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है तो उससे भी ब्रांड की इमेज खराब हो जाती है। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसी समय खबर में आता है कि कंपनी के सीईओ के ऊपर बच्चों के साथ मोलेस्टेशन का आरोप है, तो ऐसे में कंपनी के स्टॉक्स भयंकर तरीके से गिर जाएंगे। इन सबको संभालने के लिए ही कंजर्वेटिव कंपनीज ने 3 एलिमेंट्स बनाए हैं जो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहला एलिमेंट ये है कि एक कंपनी को ये मानकर चलना चाहिए कि जिस दुनिया में वो काम कर रहे हैं वो लगातार तेजी से बदल रही है। हर कॉर्पोरेट को प्लान उसी हिसाब से बनाने चाहिए जिस हिसाब से दुनिया में आज का चाल चलन है। इस चीज को सिर्फ ओकेजनली मतलब वंस इन अ ब्लू मून नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे लगातार करते रहना चाहिए। साथ ही इस मेथड का रेस्पॉन्स पब्लिक में एग्जामिन भी करना चाहिए। साथ ही कंपनी को नए तरीके अपनाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर कंपनीज फंडिंग में नए तरीके का इन्वेंट करने की कोशिश ना करती तो हो सकता है आज कोई स्विस बैंक को जानता भी ना। अगर कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का फायदा करवाने के साथ अपना फायदा करवा सकती है तो उस कंपनी को अनकन्वेंशनल मेथड जरूर ट्राई करना चाहिए। इस एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट ये है कि कंपनी को लगातार ये एफर्ट करते रहना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज को कंपनी में काम करके अच्छा फील हो। हम आजकल एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग लगातार पूरे हफ्ते, पूरे साल अपनी सैलरी पाने के लिए जी तोड़ काम करते हैं। वहीं जब मैनेजमेंट अपने इन्हीं हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो ये खराब वर्किंग एनवायरनमेंट को जन्म देता है, जिसके बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसका अंजाम कंपनी को भुगतना पड़ता है। वहीं अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो वहां के एम्प्लॉयज को अंदर से ही फील आता है कि वो रेस्पेक्टेड है, जिस कारण वो कई बार कम पे के बावजूद कंपनी से जुड़े रहते हैं। इसका सिंपल कारण ये है कि वो कंपनी से कनेक्टेड फील करते हैं और ये दिल से मानते हैं कि कंपनी उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए लॉन्ग रनिंग कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक कंपनी कितने अच्छे से अपने एम्प्लॉयज को रखती है उसी से पता चल जाता है कि वो कंपनी कितने अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रखेगी। इस सेकंड एलिमेंट के अलावा फाइनल एलिमेंट जिसका एक कंपनी को ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि कंपनी की ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित होने के लिए तैयार होना होगा। हमने इस समरी की शुरुआत से लेकर अब तक एक ही बात आपसे कही है कि आज की बदलती दुनिया में कंपनी को भी लगातार बदलना पड़ेगा, या तो उनको बेहतर बनना पड़ेगा जिससे वो इम्प्रूव हो। इसके पीछे का कारण ये है कि इन्वेस्टमेंट व्यक्ति तभी करता जब कंपनी कुछ नया कर रही हो, तब नहीं करता जब वो स्थिर हो। साथ ही इन्वेस्टमेंट का असली मकसद प्रॉफिट कमाना है और लॉस को जितना हो सके कम करना है। इसके साथ कुछ कंपनीज के मैनेजमेंट लेवल के लोगों का कहना होता है कि उनकी कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, लेकिन जो कंपनीज ऐसा क्लेम करती हैं कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, वो असल में इतनी ओरिएंटेड होती भी नहीं है। ऐसी कंपनीज को बस शौक होता है हर साल एनुअल रिपोर्ट पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखाने का, लेकिन एक असली ग्रोथ कंपनी वही होती है जो कभी कंसिस्टेंट नहीं होती है। हो सकता है कभी उस कंपनी को बहुत से ज्यादा प्रॉफिट हो गया हो, या फिर कभी हो सकता है उस कंपनी को लॉस का सामना भी करना पड़े, जिसको एक अच्छा मैनेजमेंट ही ठीक से संभाल सकता है। एक अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो समय के साथ अडेप्ट और इम्प्रोवाइज कर लेता है। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को भी ऐसी ही कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसका मैनेजमेंट डिसिप्लिन्ड हो और साथ ही इतनी हिम्मत भी रखे कि बस हवा में बात ना करे, बल्कि वक्त आने पर काम को एग्जीक्यूट करके दिखाए। तो ये थे 3 एलिमेंट जिससे एक कंपनी अपनी इमेज पब्लिक और इन्वेस्टर की आंखों में बना या बिगाड़ सकती है।
अगर कोई भी कंपनी इन तीनों पॉइंट्स में अव्वल है तो किसी भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए। द थर्ड डायमेंशन। इस अध्याय में अब हम आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के थर्ड डायमेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं। थर्ड डायमेंशन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे हम एक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाएं, जिसका इस्तेमाल करके एक इन्वेस्टर ये पता कर पाए कि कंपनी माइल्डली प्रॉफिटेबल होगी या अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल होगी। अब आपके मन में नेचुरली ये सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जिसका इस्तेमाल करके एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगा सकता है। पर यह पॉइंट आउट करना भी जरूरी है, आखिर क्यों एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी भी एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी होती है। न केवल ये एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, साथ ही ये भी जरूरी होता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को इन एवरेज प्रॉफिट से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अब किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए सबसे वाइटल चीज आज भी पैसा ही है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग और रिसर्च करने में पैसे एक मेजर रोल प्ले करता है। उसके साथ ही अगर कंपनी ने फैक्ट्री, स्टोर या कोई इक्विपमेंट खरीद लिए तो उसमें कंपनी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे कंपनी को ज्यादा स्टॉक्स या इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे वो अपनी पाइपलाइन में पड़े ऑर्डर्स को पूरा कर सकें। जब एक कॉर्पोरेशन ये सब कर लेती है तब भी बहुत कम कॉर्पोरेशन ऐसी होती हैं जो अपनी सारी डीलिंग कैश में तुरंत करें, जिस कारण उन पर कई बार ब्याज भी चढ़ जाता है, जिससे उन्हें फाइनेंशियल ड्रेन का भी सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से किसी भी कंजर्वेटिव बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मायने रखती है। इसके साथ जब मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी और भी जरूरी हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले रॉ प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाता है, जिस कारण कंपनी को अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ता है। अगर ये प्रोडक्ट हाई मार्जिन बेस्ड है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वहीं ये लो मार्जिन प्रोडक्ट है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर मेजर असर पड़ता है। साथ ही जब कंपटीशन वैसा ही प्रोडक्ट उनसे कम दाम में बेच पा रहा हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे पहचान सकते हैं? तो इसके लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। सबसे पहला और फंडामेंटल तरीका इस चीज को करने का यह है कि आप कंपनी का इन्वेस्टेड एसेट पर रिटर्न देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिन प्रोडक्ट्स और रिसर्च पर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, क्या वो सही में कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल बन पाएगी कि नहीं? अगर हाँ, तो कितना % कंपनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती है? इस मेथड को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यार्डस्टिक मेथड के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव ही ढंग से या पूरे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। एक इन्वेस्टर या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए ये मेथड यूज करना बहुत मुश्किल साबित होता है। अगर किसी इन्वेस्टर को ये मेथड यूज करना है तो वो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन से ही कंपेयर कर सकता है। इसका कारण ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर ये देख के इन्वेस्ट करने की सोच रहा है कि इक्विपमेंट में कितना रिटर्न मिलेगा, तो ऐसे कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल साबित होगा, खासकर अब जब कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इतनी बढ़ चुकी है। इसलिए एक इन्वेस्टर को मार्जिन देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि वो चाहे तो सेल्स देखकर भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल कंपीटिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल से 3 गुना ज्यादा है तो वो कंपनी लो मार्जिन प्रॉफिट रख के भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है। दूसरा पॉइंट जिसे ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि आज की कंपीटिंग दुनिया में सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही हाई होने चाहिए, वरना फ्यूचर में चलकर कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स तेजी से डेवलप नहीं कर पाएगी। हो सकता है आप या कोई कंपनी अपने पोटेंशियल कंपटीशन को हल्के में ले रहे हो और कहीं वही पोटेंशियल कंपटीशन ही आपका रियल कंपटीशन बन गया, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। साथ ही उस कंपटीशन के लिए आपके बनाए हुए कस्टमर बेस को लुभाना भी आसान होगा। अब आप सोचेंगे कि कंपटीशन इतनी मेहनत क्यों करेगा, तो उसका कारण ये है कि अगर किसी भी बिजनेस में हाई प्रॉफिट मार्जिन है तो उसकी तरफ और भी कंपनीज और बिजनेसेस अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे खुले शहद के बरनी को देखकर चींटियां आकर्षित होती हैं। तो अब अगर आपको अपनी कंपनी को सबसे टॉप पर रखना है तो उसके लिए आपके पास 2 ही तरीके बचते हैं। पहला, या तो आप मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दें जिससे कोई और वो प्रोडक्ट बेच ना सके, पर ऐसा करना गैर कानूनी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप इतनी तेजी से और एफिशिएंटली काम करें कि आपके पोटेंशियल कंपटीशन आपके आसपास पहुंच ही ना पाए। तो अब अगर हम इस पूरे अध्याय का निचोड़ निकालते हैं तो यही सामने आता है कि थर्ड डायमेंशन में न केवल लोग और मैनेजमेंट जरूरी है, बल्कि कंपनी अपने आप को किस दिशा में ले जाना चाहती है ये भी बहुत जरूरी है।
साथ ही हर कंपनी के पास एक प्रश्न का जवाब जरूर होना चाहिए। वो प्रश्न ये है कि आपकी कंपनी कंपटीशन से बेहतर कैसे है। अगर इसका जवाब कुछ नहीं है तो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हर कंपनी को यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उनकी कंपनी कंपटीशन से अलग और बेहतर कैसे है। द फोर्थ डायमेंशन। इस अध्याय में हम आपके साथ फोर्थ डायमेंशन का एनालिसिस शेयर करेंगे। किसी भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट का चौथा डायमेंशन प्राइस अर्निंग्स रेशो होता है। इसमें मतलब यह है कि करंट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना पड़ता है। साथ ही स्टॉक्स को मार्केट के हिसाब से अप्रेज करना पड़ता है जिससे कंपनी का प्रॉपर वैल्यूएशन हो पाए। लेकिन ये समझना हर किसी इन्वेस्टर और प्रोफेशनल के बस की बात नहीं होती है। ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि बड़े से बड़े दिग्गज भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है। इसी कंफ्यूजन ने बहुत से इन्वेस्टर्स का मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाता है। ये अक्सर तब होता है जब इन्वेस्टर उस प्राइस पर स्टॉक खरीद लेता है जिस पर उसे नहीं खरीदना चाहिए था, या फिर कई बार इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स तब बेच देते हैं जब समय गलत होता है, जिस कारण भी उससे बिलियंस या मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉस में चले जाते हैं। जितनी बार भी ऐसा गलत डिसीजन लिया जाता है उतनी बार लोगों के इंडिविजुअल स्टॉक्स को बड़ा झटका लगता है। इसका असर कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी झेलना पड़ता है। इसका कारण यह है कि हर कोई किसी न किसी को ब्लेम करना चाह रहा होता है, जिस कारण ये एक धारणा बन जाती है कि कॉमन स्टॉक्स लेना सूटेबल नहीं है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो बहुत सालों तक स्टॉक्स को होल्ड करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं। उनकी सक्सेस का कारण ये भी हो सकता है कि वो बेसिक इन्वेस्टमेंट रूल को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उनका लक ही अच्छा हो। इन सब को देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि आखिर स्टॉक्स के प्राइसेस एक टाइम बाद शार्पली ऊपर क्यों उठ जाते हैं। बहुत कम लोगों ने ही इस फिनोमिना को ठीक से जानने का प्रयास किया है। फिर भी जो इसका लॉ है वो सिंपली यही कहता है कि हर कॉमन स्टॉक्स का जब प्राइस ऊपर उठता है उसका कारण यही होता है जब फाइनेंशियल कम्युनिटी अपने स्टॉक्स का अप्रेजल चेंज करती है। इस चीज को समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक कंपनी जी, जिसको 2 साल पहले ऑर्डिनरी माना जाता था, इसने पर शेयर $1 अर्न किया था और 10 गुना अर्निंग्स पर $10 पर ट्रेड हो रहा था। वहीं पर इसी इंडस्ट्री की जब दूसरी कंपनी के स्टॉक्स नीचे जा रहे थे तब इस कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाने लगे, जिसका कारण जी कंपनी के नए प्रोडक्ट्स लाइन है। जाहिर सी बात है कि अचानक से नहीं हुआ होगा। कंपनी पहले से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही होगी, पर उसका सही अप्रेजल अब हुआ। कहने का मतलब है कि कंपनी का अप्रेजल इस पर डिपेंड करता है कि अप्रेजल करने वाले आदमी को क्या लगता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। ये उसकी पर्सनल ओपिनियन होती है। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग के हिसाब से सबसे कम रिस्की इन्वेस्टमेंट वो हुआ जिसमें पहले 3 डायमेंशंस अच्छे हों, पर इस समय फाइनेंशियल कम्युनिटी की नजर में उसका अप्रेजल कम हो। इस वजह से उसका प्राइस अर्निंग्स रेशो उसके अच्छे फंडामेंटल्स के लिहाज से कम होगा। इससे जरा सा ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट वो होगा जिसका अप्रेजल हाई है और प्राइस अर्निंग्स रेशो उसके फंडामेंटल्स के हिसाब से सही है। ये जो रिस्क का लेवल बताया गया है उसमें 2 बातें क्लियर कर देना ठीक होगा। पहला तो ये कि यहाँ प्राइस के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिग्निफिकेंट प्राइस चेंज मतलब प्राइस में अचानक बड़ा चेंज की बात हो रही है। इसके अलावा आपके लिए फाइनेंशियल कम्युनिटी का भी रोल समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल कम्युनिटी का मतलब केवल इतना होता है जो एक स्टॉक को पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदने या बेचने को तैयार हो। ये लोग वही होते हैं जिनके कारण ही स्टॉक्स का प्राइस डिक्टेट होता है। इस पॉइंट से आपको ये लग रहा होगा कि किसी स्टॉक का अप्रेजल कुछ नहीं बस फाइनेंशियल कम्युनिटी द्वारा किया गया इवैल्यूएशन है, लेकिन ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। पर असल में ये 3 अलग अप्रेजल को ब्लेंड करके निकाला जाता है। एक पॉइंट जिस पर जितना ध्यान दिया जाए कम है कि जिस इंडस्ट्री में एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को इंटरेस्ट है उसके करंट फाइनेंशियल कम्युनिटी के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। उनको और भी इंडस्ट्री पर भी नजर रखनी चाहिए और वो और अच्छे से अप्रेजल को बेहतर तरीके से समझ पाएं। इन्हीं सब पॉइंट को नजर में रखकर ही एक इन्वेस्टर मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझने के काबिल बन सकता है। इसके बाद 4th डायमेंशन का जो मतलब निकल रहा है कि एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है जिसमें उसका फाइनेंशियल कम्युनिटी द्वारा करंट फाइनेंशियल स्टेट को देखते हुए अप्रेजल किया जाता है। वहीं अगर आपको यह तय करना है कि एट द मोमेंट स्टॉक अट्रैक्टिव है या नहीं, तो यह आपको खुद तय करना होगा कि क्या ये स्टॉक्स अनअट्रैक्टिव हैं या अप्रेजल से मैच कर रहे हैं कि नहीं।
लेकिन कुछ एक्सटेंट तक जनरल लेवल ऑफ स्टॉक्स पूरी पिक्चर को अफेक्ट करते हैं। ये उस पर भी डिपेंड करता है कि यदि आप आने वाले चेंजेस को सही से एस्टिमेट कर पाते हैं या नहीं। आपको यहाँ अपने इमोशंस को हटाकर केवल फाइनेंशियल सेंसेस में सोचने के काबिल बनना होगा, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के काबिल हो पाएंगे। साथ ही आपको स्टॉक्स के इंटरेस्ट रेट पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ इस बुक समरी के सेकंड भाग का फाइनल अध्याय खत्म होता है। आशा है इस सेकंड भाग से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक कंजर्वेटिव कंपनी और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ऑपरेट करते हैं और ऐसी कंपनी में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन बताए गए 4 डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए। इस बुक समरी के अगले पार्ट में हम आपसे ये शेयर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कौन सी फिलॉसफी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी। अब बुक समरी के इस पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि मार्केटिंग की दुनिया में किस फिलॉसफी को माना जाता है, पर उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फिलॉसफी का जन्म आखिर हुआ कैसे। किसी भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट अप्रोच समझने के लिए एक इन्वेस्टर का ये समझना बहुत जरूरी है कि उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है और वो किस मेथड का इस्तेमाल करके वो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। इसी के बेसिस पर ही किसी कंपनी का आप या कोई इन्वेस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं। इसी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को देखते हुए हर इन्वेस्टर अपनी एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी तैयार करता है जो उसके हर इन्वेस्टमेंट के साथ इंप्रूव होती जाती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी किसी ना किसी मौजूदा फिलॉसफी के बेसिस पर ही बनती है, लेकिन सबकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी किसी ना किसी तरीके से अलग होती है। इसके अलावा किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच किसी को समझाए। इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच को समझाने के लिए लेखक ने अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो किस फिलॉसफी का इस्तेमाल करके इन्वेस्ट करते हैं। आप या कोई भी इन्वेस्टर जो इस बुक समरी को सुन रहा है, वो चाहे तो अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इन फिलॉसफी का इस्तेमाल कर सकता है। लेखक ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच डिसाइड की है। पहले जब लेखक बैंक में नौकरी किया करते थे तो ऐसी बहुत सी ऐसी कंपनीज थीं जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थीं। एक कंपनी जिसने लेखक को अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था वो थी एक फूड मशीनरी कंपनी। इससे लेखक ने अपनी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनाई, जो ये थी कि फूड मशीनरी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इस कंपनी में सबसे पहले लेखक का इंटरेस्ट सन 1931 में पीक पर हुआ था। इससे कुछ साल पहले लेखक फूड कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट में लॉस करवा चुके थे, जिसके बाद उन्होंने तय किया था कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट में की गई गलती फिर नहीं रिपीट करेंगे। वहीं ये कंपनी भले ही इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में वर्ल्ड क्लास थी, जिस कारण वो अपने एरिया में वर्ल्ड लीडर बन चुकी थी। वो अपने प्रोडक्ट को इतने लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर लेते थे तो वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन के एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन इस कंपनी में लेखक ने ये नोटिस किया और सबक लिया कि किसी भी कंपनी में जितना भी अच्छा पोटेंशियल हो वो बेकार हो जाता है, खासकर तब जब किसी कंपनी में काम कर रहे लोग की क्वालिटी अच्छी ना हो। ऐसा ही कुछ इस फूड कॉर्पोरेशन में हुआ, जहां कंपनी बहुत सी नई ऊंचाइयों पर जा सकती थी, लेकिन खराब मैनेजमेंट के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी सक्सेसफुल नहीं थी, कंपनी बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन मैनेजमेंट इस कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसका कारण यह भी था कि सारे डिसीजंस केवल एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते थे, जिस कारण लेखक ने यह सीख ली कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जहां कंपनी की सारी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के कंधे पर हो। दूसरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच जिसको लेखक ने एज एन इन्वेस्टर इस्तेमाल किया था वो है जिगिंग एंड जैगिंग। अब मान लीजिए किसी कंपनी में जिस पर आपने इन्वेस्ट किया हो वहां पर आपको एकदम से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आप घबराहट के कारण तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर जब किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस नीचे चल रहा है और तब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना वैल्यूएबल नहीं समझते हैं, जैसा कि फूड कॉर्पोरेशन के साथ हुआ। जब सन 1932 से लेकर सन 1934 तक उनको जब कोई वैल्यूएबल नहीं समझता था, तब जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया उनमें से लेखक भी एक थे। उनको इस कंपनी से बहुत प्रॉफिट हुआ था। इसी को इन्वेस्टमेंट अप्रोच में जिगिंग एंड जैगिंग टर्म से जाना जाता है। जब तक एक इन्वेस्टर ये ठीक से नहीं सीख जाता है कि कब उसे जिग करना चाहिए और कब जैग करना चाहिए, तब तक वो एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकता है। शॉर्ट में कहें तो जब बाकी सब जिग करें, आपको जैग करना चाहिए। तीसरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच जिसको हर इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए
वो ये है कि कॉन्ट्ररी ओपिनियन भी कई बार सही होते हैं। जब हम मार्केट में एक जनरल ओपिनियन की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं भेड़ चाल की ओर इशारा कर रहे होते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर मार्केट के जनरल ओपिनियन के खिलाफ जाकर इन्वेस्ट करना चाहता है तो ऐसे में इन्वेस्टर को पूरे तरीके से सिक्योर होना चाहिए कि उसका बिलीफ सही है, वरना ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर उसका नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये साफ हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में मेजर रोल ऑटोमोबाइल प्ले करेगा और रेलवेज के शेयर कम दाम पर बिकने लगे थे, तब उस समय ट्रेन की बोगी के स्टॉक्स खरीदना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा रिस्क रहा होगा। इसलिए लेखक ने ये सब देखते हुए तय किया कि वो तब जिग करेंगे जब पूरी फाइनेंशियल कम्युनिटी जैग कर रही होगी। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर उनको बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो उन्हें जिगजैग करने से पहले एक प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अलावा चौथी इन्वेस्टमेंट अप्रोच से ज्यादा इन्वेस्टर का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करती है। इस अप्रोच का नाम ही पेशेंस एंड परफॉर्मेंस है। अब इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए लेखक ने 3 ईयर रूल एस्टेब्लिश किया था, जिसका सीधा मतलब यह है कि आप जब भी एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इस भ्रम में ना रहें कि आपको 1-2 हफ्ते या महीनों या 1-2 सालों में प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट में मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड चाहिए होता है। आप किसी भी कंपनी को 3 साल से पहले जज नहीं कर सकते। यदि आप एक अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको किसी भी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट को मिनिमम 3 इयर्स देने होंगे। इसी रूल और इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करके लेखक ने बहुत सी कंपनीज में शेयर खरीदकर अपना और अपने क्लाइंट्स का एक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट करवाया। इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि आपको एज एन इन्वेस्टर हर रूल पूरे तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। हर रूल या इन्वेस्टमेंट अप्रोच के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, पर ये एक्सेप्शंस ज्यादा नहीं होते हैं। समझने के लिए लेखक का ही उदाहरण ले लेते हैं। उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने भी कभी ना कभी 3 ईयर रूल तोड़ा है, जिसके पीछे की रीजनिंग बहुत सिंपल है। जब लेखक ने अपनी की गई इन्वेस्टमेंट्स में ये देखा कि उनकी की गई इन्वेस्टमेंट्स या कंपनीज जिन पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो उस रेट पर ग्रो नहीं कर पा रही हैं जिस पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, या फिर कंपनी के अंदर चल रही कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी कई बार उनको अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 साल के अंदर ही कैश इन करना पड़ा था। इससे ये तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो ही गया होगा कि जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए रूल बनाए गए हैं उनके अंदर भी एक्सेप्शन होते हैं। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो हर इन्वेस्टर को ट्राई करनी चाहिए वो ये है कि उसे मार्केट टाइमिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। लेखक ने भी जब सन 1930 से जब अपनी इन्वेस्टर की जर्नी शुरू की थी तब उनको भी बहुत सी चीजें ट्रायल और एरर से सीखनी पड़ी थी, जिसकी मदद से ही उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ने आकार लेना शुरू कर दिया था। पहले उन्होंने फूड मशीनरी में इन्वेस्ट करने के बाद ये जाना कि फूड पैकिंग इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि लेखक अपने समय का सदुपयोग कर रहे थे, लेकिन लेखक का मानना यह है कि वो अपना टाइम एक कंपनी पर लगाकर वेस्ट कर रहे थे। इसका कारण यह है कि जितना टाइम और एफर्ट लेखक ने इस काम में लगाया उतने में वो चाहते तो और चीजों के बारे में सीखकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन इन सब से सबक लेकर ये क्लियर हो गया था कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही बिलीव करते हैं। इसी कारण उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक पूरी तरीके से फॉर्मुलेट हो गई थी। वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने में विश्वास रखते थे, जिस कारण उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच बना लिया था। इसके अलावा एक और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जो हर इन्वेस्टर को और आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये है कि थोड़े से प्राइस डिफरेंस के लिए आपको बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से हाथ नहीं खोना चाहिए। इस फिलॉसफी का हम इस बुक समरी में जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेखक के क्लाइंट की गलती ने लेखक के फ्यूचर क्लाइंट्स और आज के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा सबक छोड़ दिया था। जब लेखक ने नई फूड कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट शुरू करवाई थी तब लेखक बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने अपने क्लाइंट से भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहा था, तो उनके क्लाइंट ने कहा था कि वो तभी इन्वेस्ट करेंगे अगर उनको वो स्टॉक 33.75 पर प्रोवाइड होगा। लेकिन उस समय उस कंपनी का स्टॉक $34.50 पर चल रहा था। लेखक का क्लाइंट उस हफ्ते 75 सेंट्स बढ़ाकर इन्वेस्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब उस कंपनी के स्टॉक्स का प्राइस कुछ ही हफ्तों में डबल हो गया, जिसके बाद वो उस पुराने रेट के आसपास कभी भी नहीं आया, तब जाकर लेखक को ये सीख मिली और साथ ही उन्होंने तय कर लिया कि छोटे मोटे डिफरेंस के लिए वो अच्छे स्टॉक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसी फाइनल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ ये बुक समरी समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स एंड अदर विंग्स के तीनों भाग
पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिससे कि आप इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ में अच्छे से इस्तेमाल करने के काबिल बन सके।